जिसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ मिलिट्री सोल्जर्स एरिया 51 की तरफ एक बड़े से सीक्रेट कंटेनर को लेकर जा रहे होते हैं। एक तरफ तो उसमें बैठे ड्राइवर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस कंटेनर में क्या छिपा होगा, क्या कोई सीक्रेट डायमंड या फिर कोई हथियार और या फिर कोई आतंकी एलियन। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि न्यूली वेडेड कपल जो कि आपस में ही एक दूसरे के अंदर मगन होते हैं और इसी चक्कर में ड्राइवर का कंट्रोल खो जाता है और वह सीधा जाकर उन्हीं के ट्रक में भिड़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के चक्कर में वो कंटेनर जमीन पर आ गिरता है। अब वहां पर मौजूद कुछ सैनिक उस कंटेनर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी वहां पर एक सैनिक अपने हेडक्वार्टर्स में कॉल करके बताता है कि हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, हमें जल्दी ही हेलीकॉप्टर और यहाँ से मेडिकल सर्विस चाहिए। तो वहां पर मौजूद लड़की उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके उस कंटेनर से दूर भाग जाओ और उस पूरे एरिया को वहां से खाली कर दो। लेकिन तब तक वो इंसान कुछ समझ ही नहीं पाता और कुछ सैनिक जो कि उस कंटेनर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अब उसके अंदर से निकलता है कि बहुत ही ताकतवर ज़ॉम्बी जो कि काफ़ी स्मार्ट और फास्ट होता है। बाकी मौजूद सैनिक उस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हैं, मगर उन गोलियों को उसके शरीर पर कुछ असर ही नहीं होता है और वह इतना फास्ट होता है कि वो वहाँ पर मौजूद सभी मिलिट्री सोल्जर्स को 1 मिनट में ही खाक कर देता है। वहाँ पर बचे हुए कुछ सैनिक अपनी जान बचाकर उससे भागने लगते हैं, मगर वो ज़ॉम्बी उनका पीछा करते करते उनके पास में आ जाता है और उन्हें भी बाइट कर देता है। अब यहाँ पर एक खास बात है जो कि मैं आपको बता दूं, इन सभी ज़ॉम्बीज को एक अलग नाम दिया गया है जिन्हें कहा जाता है शैमलर्स। ये बाकी सभी ज़ॉम्बीज से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, फास्ट और स्मार्ट होते हैं। यहाँ से ये तीनों ज़ॉम्बीज अब लास वेगस की तरफ रुख मोड़ लेते हैं और अब देखते ही देखते पूरे लास वेगस में हर कोई ज़ॉम्बी बनने लगता है। जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं ज़ॉम्बी उन्हें बाइट करके बिल्कुल अपने ही जैसा बनाने लगते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है और हर जगह आर्मी अब ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, जिनके अंदर हमें 3 सोल्जर्स भी दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है स्कॉट, मारिया और वेंडी रॉय। इन तीनों ने उस ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त अपने परिवार में से किसी न किसी एक मेंबर को खोया होता है और काफ़ी एक लंबी जंग चल जाने के बाद में उस पूरे लॉस वेगस के अंदर एक लॉकडाउन का माहौल हो जाता है। जिस तरीके से अभी हम लॉकडाउन के अंदर है, उसी तरीके से लॉस वेगस को बड़े बड़े कंटेनर्स की ऊंचाइयों की मदद से उसे वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी वहाँ से बाहर ना निकल पाए। इस पूरी दहशत गर्दी से पूरी दुनिया दहल चुकी होती है। अब हर किसी के अंदर ज़ॉम्बीज़ का डर बैठ चुका होता है और यहीं से कहानी अब 4 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट ने अब अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर दिया है और वहीं पर उस समय उस शहर का एक रिच गैमलर पहुंचता है जिसका नाम होता है मिस्टर टनाका और वो आकर स्कॉट से कहता है कि मैं जानता हूँ 4 दिनों के अंदर इस लॉस वेगस शहर पे एक बहुत ही बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दी जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरा शहर तो तबाह होगा ही होगा और साथ ही मेरा 200 मिलियन जो कि ओलंपस के कैसीनो के बेसमेंट में मौजूद है वो सारा पैसा भी राख बनकर उड़ जाएगा। इसलिए मेरे पास में तुम्हारे लायक एक काम है, अगर तुम अपनी पूरी टीम के साथ में उस ओलंपस के अंदर जाकर 200 मिलियन यूरोज मेरे पास में लेकर आओ तो मैं उसके बदले तुम्हें 50 मिलियन यूरोज दूंगा। इस काम के लिए तुम चाहे जितने भी लोग चुन सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो 50 मिलियन तुम्हारे, अब तुम चाहो तो उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। इसके लिए मैं तुम्हें 36 घंटे देता हूँ, मुझे सोचकर बता देना कि क्या तुम इस काम के लिए एग्री हो या नहीं। और अब इस अमाउंट को सुन लेने के बाद में स्कॉट रात भर इस बारे में सोच रहा होता है कि क्या उसे ये काम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो लॉस वेगस में गया तो वो तो मरेगा ही मरेगा और साथ ही जिन लोगों को लेकर जाएगा उनकी भी लाशों का गुनाह उसके सर पर आएगा। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है लॉस वेगस के उसी लॉकडाउन एरिया के बाहर मौजूद कुछ रेफ्यूजी कैंप्स में, जहां पर हमें दिखाई जाती है इंडिया की एक एक्टर नन अदर दैन हुमा कुरैशी, जिनका इस मूवी में नाम रखा गया है गीता। गीता के 2 बच्चे होते हैं और ये लोग अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने वाले होते हैं, मगर इनके पास में पैसे नहीं होते हैं। तो वहाँ पर गीता एक लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है केट। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि केट और कोई नहीं बल्कि स्कॉट की ही बेटी होती है। वहाँ पर गीता केट से कहती है कि इस पूरे रेफ्यूजी कैंप में एक लड़की है जिसका नाम है लिली, जो कि कुछ पैसों के बदले हम इंसानों को उस लॉस वेगस के लॉकडाउन एरिया में भेजती है, जहाँ से कुछ चोरी करके हम पैसा वहाँ से लेकर आ सकते हैं। उन दोनों की आपस में ये बातें चली रही थी और तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड पहुँच जाता है जिसका नाम होता है बर्ट और वो वहाँ पर आकर केट को परेशान करने लगता है। तब वहाँ पर गीता बीच में आकर उन दोनों की बात को संभालती है और वहाँ से बर्ट को जाने के लिए कह देती है और साथ ही केट को समझाती है कि अगर मुझे पैसों की व्यवस्था ना हुई तो मैं अपने बच्चों को आगे फ्यूचर में संभाल नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। वहीं पर अब सीन शिफ्ट होता है
पास्ट में, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है स्कॉट की फैमिली जिसके अंदर उसकी एक पत्नी और यहीं उसकी बेटी यानी कि केट होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पास्ट के अंदर उसकी बीवी को एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल रही होती है और अब ना चाहते हुए भी स्कॉट को चाकू से उसके सर पर वार करके उसकी जान लेनी पड़ती है, जो कि ये सारा हादसा केट अपनी आंखों के सामने देख रही होती है और यही रीज़न होता है कि केट ने अपने पिता को छोड़ दिया होता है। वहीं पर अब अगले दिन स्कॉट ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो टनाका से हाथ मिलाकर अपनी टीम को काम पे लगा देगा और इसी के चलते वो एक एक करके अपने होने वाली टीम मेंबर्स के पास में मिलने के लिए जाता है। सबसे पहले वो पहुंचता है मारिया के पास में, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से टीम को हैंडल कर सकती थी। उसके बाद में वो पहुंचता है अपने खास दोस्त वेंडी रॉय के पास में, जो कि काफ़ी अच्छा शूटर होता है। वहीं से उसकी मुलाकात होती है मैरियान से, जो कि हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर होती है। वहीं पर अगली उसकी रिक्रूटमेंट होती है कुछ शूटर्स की, जिनमें वो शामिल करता है माइकी को और उसकी बेस्ट फ्रेंड चेम्बर्स को। इन्हीं के साथ में उन्हें एक लॉकर तोड़ने वाले की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो एक शख्स के पास पहुंचते हैं जिसका नाम होता है डीटेर और वो लॉक तोड़ने में काफ़ी माहिर होता है। और उन सभी को अपने टीम में जोड़ लेने के बाद में एक दिन पहले अब ये सारे के सारे मेंबर्स तैयार होते हैं अपनी गन्स और साथ ही सारे साजो सामान के साथ में उस ओलंपस एरिया में जाकर बेसमेंट से उस तिजोरी को तोड़कर 200 मिलियन यूरोज निकालने के लिए। और अब जैसा कि 36 घंटे पूरे हो चुके थे तो वहां पर तनाका उनसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि इस काम में मेरा एक साथी भी तुम्हारे साथ में होगा जिसका नाम है मार्टिन। ये हर वक्त तुम पर नजर रखेगा कि कहीं तुम पैसों को लेकर यहाँ से भाग तो नहीं रहे हो। और साथ ही वो इन्हें कुछ ब्लूप्रिंट्स भी देता है जिनकी मदद से ये बेसमेंट में जाकर उस तिजोरी से वो सारा पैसा निकाल कर यहाँ पर वापस आ सकते थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है उसी रिफ्यूजी कैंप में, जहाँ पर स्कॉट अपनी बेटी केट से आखिरी बार मिलने के लिए आया था और उसे कहता है कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ और हो सकता है कि मैं जिंदा वापस आऊँ या नहीं हूँ, इसलिए मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तब उनसे बातें करते टाइम वो जब अपनी फ्रेंड गीता के कैंप में जाकर देखती तो उसे पता चलता है कि गीता तो यहाँ पर है ही नहीं। और तब वो सीधा जाकर लिली से मिलती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने गीता को कहाँ भेज दिया, और वहीं से उनकी एक फ़ाइट हो जाती है। अब अगले दिन मॉर्निंग में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये पूरी टीम अब उस लॉस वेगस के लॉकडाउन एरिया से अंदर जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो कि एक छिपे हुए रास्ते से उन्हें लॉकडाउन के एरिया में पहुंचा सके, और ये काम और कोई नहीं बल्कि लिली ही कर सकती थी। और अब इस वजह से उन सभी को लिली को भी अपनी इस टीम में शामिल करना पड़ता है। उनकी ये बातें चली रही थी मगर तभी वहाँ पर ब्रूट पहुँच जाता है, जो कि उन्हें धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम इलीगल वे में यहाँ से बाहर निकले तो मैं बाकी सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर तुम्हारा यह प्लान यहीं पर ख़त्म करवा दूंगा। तो वहाँ पर स्कॉट कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें 20,000 यूरोज दूंगा। और इस 20,000 यूरोज का नाम सुनते ही तो वो मानो पागल हो जाता है और उनकी टीम के साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पर अब अपनी चालाकियों के साथ में से लिली उन सभी को एक सीक्रेट कंटेनर्स में से लॉकडाउन एरिया से बाहर निकाल कर आती है। और जैसे ही वो लोग उस बाहर के दृश्य को देखते हैं तो मानो उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी होती है जो कि धूप के पड़ने के कारण वहाँ पर निढाल हालत में होते हैं। तब वहाँ पर लिली बताती है कि अगर अभी बारिश होती तो ये सभी ज़ॉम्बीज़ जिंदा होते और वो नज़ारा देखने लायक होता। और वहीं से वो आसमान में एक शूट करती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक ज़ॉम्बी शेर आ होता है। उस शेर को देखकर सबकी हालत खस्ता हो जाती है और वो सब लोग वहां से छिपने की कोशिश करते हैं, मगर तभी लिली कहती है कि अगर उनके एरिया में जाना है तो उनसे डील करनी पड़ेगी। और तभी वो ब्रूट के पास में आती है और चकमे से उसके पैर पे गोली मार देती है और साथ ही उसके हाथ बांधकर वहाँ पर उन्हीं ज़ॉम्बीज़ यानी कि शैमलर्स का वेट करने लगती है। तो यहाँ पर बाकी सारे टीम मेंबर्स कहते हैं कि आखिर तुमने इसका इस्तेमाल क्यों किया। तो वहाँ पर लिली बताती है कि ज़ॉम्बीज़ का अपना राज्य है और इनकी अपनी ही कुछ कंडीशंस हैं। अगर हमें इनके एरिया में घुसना है तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी पूरी टीम हमारे ऊपर भेज देंगे हमें जान से मरवाने के लिए, और जो काम हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं वो कभी हो ही नहीं पाएगा। और अब उस गोली की आवाज़ सुन के वहाँ पर एक शेमलर और साथ ही उन ज़ॉम्बीज़ की ब्राइड भी पहुँच जाती है। उनके सामने ब्रूट की एक बॉडी पड़ी होती है। तो ये दोनों ज़ॉम्बी समझ जाते हैं कि इंसानों ने हमारे लिए एक तोहफा भेजा है और वो उस तोहफे को लेकर निकल जाते हैं और बाकी उन इंसानों के लिए ओलंपस एरिया का रास्ता क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ से ये सारी की सारी टीम मिलकर उस ओलंपस एरिया के अंडरग्राउंड वे में से जाने लगती है, क्योंकि अगर वो मेन रोड से जाते और वहाँ पर अगर कोई शैमलर उन्हें मिल जाता तो वो शैमलर्स उन पर वहीं हमला कर डालते और उनमें से कोई भी नहीं बचता।
वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इन ज़ॉम्बीज़ के मेन लोकेशन पर, जहाँ पर इनका मेन हेड जिसको नाम दिया गया होता है ज़्यूज़, वहाँ पर अब उसकी ब्राइड अब ब्रूट को लेकर आती है और साथ ही उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। तो वहाँ पर ज़्यूज़ को पता चलता है कि उसकी ब्राइड अब पेट से है और थोड़े ही समय बाद में वो उनके एक बेटे को जन्म देने वाली है। और इसी खुशी के मौके पर वो वहाँ पर ब्रूट को खाते नहीं बल्कि उसे भी एक शैमलर बना देते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ ओलंपस के एरिया में से अंडरग्राउंड होकर पूरी टीम मेन रोड के लिए निकल रही होती है, लेकिन वहाँ पर मार्टिन पीछे से चैम्बर्स के ऊपर एक चाल खेल जाता है। उसे चैम्बर्स काफ़ी पसंद होती है मगर चैम्बर्स उसे भाव नहीं दे रही होती है, इसलिए वो लाइट की रोशनी को कहीं और ही फेंक देता है और अब अंधेरे के अंदर चैम्बर्स को उस लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाता और वो किसी और ही लोकेशन पर चली जाती है। वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ सो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होता है और ये सारे एक्चुअली शैमलर्स ही होते हैं जो कि काफ़ी फास्ट और ताकतवर भी होते हैं। अब बाकी सारी टीम तो अंडरग्राउंड रास्ते से कहीं और ही निकल रही होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चैम्बर्स फंस जाती है और वह वहाँ से बाहर निकलने के लिए जल्दी जल्दी उन चैम्बर्स के बीच में से निकलने लगती है, मगर तभी वो किसी एक से टकरा जाती है और उसके गिरते ही वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से आवाज़ हो जाती है। तो वो अपने चक्कू से बाकी से भी चैम्बर्स को मारने लगती है जो भी जाग रहे होते हैं, मगर कुछ वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं तो उनके चिल्लाने की वजह से बाकी और चैम्बर्स भी जाग जाते हैं और धीरे धीरे अब इतने सारे चैम्बर्स के जाग जाने की वजह से अब चैम्बर्स के पास में और कोई रास्ता नहीं होता अपनी बंदूक से उन सभी को शूट करने के अलावा। अब यहाँ पर चैम्बर्स एक बात जानती थी कि ये सभी चैम्बर्स इनके सर पर शूट करने से ही मारे जाते हैं। अगर इनके हाथ, पैर, पीठ, गले या नाक पर अगर शूट किया जाएगा तो उनका कुछ भी नहीं होगा जब तक कि इनके सर पर गोली ना लगे और वो वहीं से एक एक को जान से मारने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर अब बाकी सभी भी उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, मगर तब तक उसके ऊपर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर चुके होते हैं और इस वजह से अब चैम्बर्स उन्हें कहती है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, यहाँ से निकल जाओ। अगर ये ज़ॉम्बीज़ तुम तक भी पहुँच गए तो हम लोग कभी भी अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अब ना चाहते हुए भी माइकी को अपनी बेस्ट फ्रेंड चैम्बर्स की पेट्रोल की टंकी पर गोली मारनी पड़ती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वह सारे चैम्बर्स वहीं पर जान से मारे जाते हैं। अब ये सभी लोग एक छोटी सी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अपने मैपिंग के थ्रू ये पता लगाते हैं कि बेसमेंट का रास्ता कहां से जाएगा और वहां पर उन्हें तिजोरी कहां पर मिलेगी। उसी वक्त मैरियान उन सभी लोगों से उनकी पेट्रोल की कैन लेकर अब सीधा पहुंच जाती है टॉप फ्लोर पे, क्योंकि उसे तो हेलीकॉप्टर को चालू करना था। और जब वो वहां पर हेलीकॉप्टर की हालत देखती है तो कहती है कि ये तो काफ़ी पुराना हेलीकॉप्टर है, न जाने कि ये उड़ेगा भी या नहीं और क्या पता हम यहाँ से बाहर भी निकल पाएंगे या नहीं। और अब देखते ही ये पूरी टीम अलग अलग लोगों में डिवाइड हो जाती है, जिसके अंदर से केट और साथ ही स्कॉट पहुंचते हैं मेन जनरेटर डिवीज़न में, क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल खत्म हो चुका था और अगर पेट्रोल डालते तो उस पूरी जगह की इलेक्ट्रिसिटी चालू हो पाती और वहीं से सारी लिफ्ट काम कर पाती। वहीं दूसरी ओर दो जने यानी कि माइकी और डीटर अब पहुंचते हैं उसी बेसमेंट के अंदर तिजोरी के पास में, जिसके अंदर 200 मिलियन यूरोज कैश में पड़े होते हैं। तो वहां पर डीटर कहता है कि इतनी बड़ी तिजोरी, इतना सारा पैसा और बिल्कुल भी सिक्योरिटी ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ज़रूर यहाँ पर कुछ सीक्रेट सिक्योरिटी पॉइंट्स होंगे जिन्हें क्रॉस करते ही हम लोग जान से मारे भी जा सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को चारा बनाकर इस जगह को लोकेट करें, इस जगह की पूरी छानबीन करें और जब सब कुछ रास्ते क्लियर हो जाएं तभी वहाँ से चोरी करके निकले। वहीं दूसरी ओर अब लिली और साथ ही मार्टिन ये दोनों पहुंच जाते हैं बाहर उन सभी बाकी ज़ॉम्बीज़ पर नज़र रखने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर मार्टिन एक गोली चला देता है और गोली एक तरीके से एक सिग्नल होती है उन ज़ॉम्बीज़ को ये बताने के लिए कि हम यहाँ पर आए हैं आप लोगों से डील करने के लिए। और इसी गोली की आवाज़ सुनकर अब वहाँ पर ब्राइड और साथ ही उसका एक बॉडीगार्ड पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर मार्टिन एक खेल खेल जाता है। वो उस ब्राइड को अपने कब्जे में लेकर उसका गला काटने लग जाता है और जब वो धीरे धीरे करके उसका गला काट रहा होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे ओलंपस, पूरे लॉस वेगस की हर गली, हर जगह, हर बिल्डिंग तक में गूंजने लगती है और अब उसकी आवाज़ ज़्यूज़ तक सुन लेता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मार्टिन ने जानबूझकर यहाँ पर ब्राइड का गला काटा था, क्योंकि ये गला तनागा को चाहिए था। उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस सभी इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अपना हक जमाना चाहता था और इस पूरी ज़ॉम्बी आर्मी को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था, जिसकी मदद ये सिरकटी ब्राइड ही कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर बेसमेंट के अंदर नीचे डीटर,
वेंडी रॉय और साथ ही माइकी अब एक एक करके बाकी सभी ज़ॉम्बीज को पागल बनाकर वहां उस तिजोरी के पास में भेजने लगते हैं। कुछ तो पास हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं, कुछ के ऊपर गोली चलती है और कुछ वहीं पर दबकर मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अब जब स्कॉट ने उन पूरे जनरेटर के अंदर पेट्रोल डाल दिया था तो वहां की इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ चुकी थी, तो वहां की टीवियां चालू हो जाती है और तब उन लोगों को पता चलता है कि अब 4 दिन की बजाय सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। ये बात सुनने के बाद तो अब हर कोई अपने काम करने की स्पीड बढ़ा देता है। वहीं दूसरी ओर जब मेरियन उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो एक्स्ट्रा पावर के चक्कर में उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है और उसका हेलीकॉप्टर चलते चलते रुक जाता है। वहीं पर अब डीटर पहुंच जाता है उस तिजोरी के पास में से खोलने के लिए, तो सब लोग कहते हैं कि क्या तुम ये काम जल्दी कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत ही कम समय बचा है। तो डीटर उन्हें कहता है कि ये काम काफ़ी शांति और बारीकियों से भरा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब चुप हो जाइए ताकि मैं इस लॉक को ठीक तरीके से खोल पाऊँ। और काफ़ी मुश्किलों के बाद में फाइनली वो उस तिजोरी को खोल ही देता है जिसके अंदर पड़े होते हैं 200 मिलियन यूरोज। वहीं दूसरी ओर अब ज़्यूस पड़ चुका होता है उन सभी के पीछे, क्योंकि उसकी ब्राइड को इन लोगों ने जान से मार दिया था। और जब वो नीचे पहुंचकर अपनी ब्राइड को देखता है तो उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं और वो अपनी ब्राइड को उठाकर वापस अपने मेन हेडक्वार्टर्स में आता है और अपने सभी शागिर्दों को उसकी बॉडी दिखाता है। और वहीं पर वो उसका पेट फाड़ कर उसके खुद के बच्चे को भी निकालता है जिसकी अब जान जा चुकी होती है। और इस वजह से तो अब ज़्यूस का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो चिल्लाकर अपने सभी शैमदर्स को कह देता है कि इस एरिया में जितने भी इंसान हैं अब सभी से डील खत्म और उन सभी के मौत का टाइम शुरू। और अब धीरे धीरे करके उस पूरे एरिया के अंदर सारे शैमदर्स उन सभी इंसानों को ढूंढने लगते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है बेसमेंट की तिजोरी के अंदर, जहाँ पर एक नोट गिनने की मशीन भी पड़ी होती है और लिली की नज़र उस पर पड़ जाती है। वहीं थोड़ी ही देर में वहाँ पर भी अब काफ़ी सारे शैमदर्स आ जाते हैं, तो मारिया उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो शैमदर इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि वो एक ही वार के अंदर उसे जान से मार देते हैं। अब यहाँ पर स्कॉट और उसकी पूरी टीम उन शैमलर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिनके अंदर ज़्यूस भी शामिल होता है, मगर उस पर तो गोलियों का मानो कुछ असर ही नहीं हो रहा होता है। इसलिए बाकी सभी मेंबर्स तो वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं पर डीटर अब वेंडी रॉय की जान बचाने के लिए उसे उसी तिजोरी के अंदर पैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो भागने का एक्चुअल रास्ता था, मार्टिन उस भागने के रास्ते को वहां से बंद करके खुद ही उस ब्राइड की कटी हुई मुंडी को लेकर वहां से भागने लगता है, मगर तभी उसका पीछा वो ज़ॉम्बी शेर कर रहा होता है और उसे उस बात का पता ही नहीं होता है। जब रास्ते के अंदर उसे अपनी थैली थोड़ी सी हल्की महसूस होती है तो वो उसे खोल कर देखता है कि क्या ये सही सलामत है या नहीं, और जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो ब्राइड की मुंडी नहीं बल्कि मनी काउंटिंग वाली मशीन मौजूद है। और तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी शेर आकर उस पर वार कर देता है और उसे वहीं पर जान से मार डालता है। अब इन सभी लोगों के पास में वहाँ से भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए सभी लोग अब वहाँ से ओलंपस के मेन कैसीनो वाले एरिया से भागने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ और शैमलर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। और अब जो हाल चैम्बर्स का हुआ था वही हाल माइकी का हो जाता है और वो कहता है कि तुम सभी को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बॉम्ब ही काम आएगा। और वहाँ से वो सभी लोग माइकी को छोड़कर अपने आगे का सफ़र तय करने लगते हैं और माइकी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब केट उनकी मेन बिल्डिंग में पहुँचती है क्योंकि उसे गीता को जान से बचाना था। वहीं दूसरी ओर अब मैरियन का हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो चुका था और वो बाकी सभी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर निकलने ही वाली होती है और तभी वहाँ पर कैली पहुँच जाती है और उसके हाथ में ब्राइड की मुंडी भी होती है, मगर उसका पीछा करते करते अब ज़्यूस भी उस तक पहुँच चुका होता है। तो वहाँ पर कैली कहती है कि मेरा पीछा मत कर वरना मैं इसकी मुंडी उड़ा दूंगी। अब यहाँ पर इसकी मुंडी जिंदा होती है, इसका मतलब ये है कि अगर वो शैमदर्स ब्राइड की मुंडी को उसकी धड़ से जोड़ दे तो वो वापस से जिंदा हो सकती थी। मगर तभी वहाँ पर उसका जैसे ही ध्यान चूकता है तो ज़्यूस उसके सिर में एक बहुत ही बड़ा सरिया फेंक कर मार देता है। मगर वहाँ पर लिली भी काफ़ी चालाक थी, जो कि काफ़ी ऊंचाई से उस ब्राइड की मुंडी पटक देती है, जो कि ज़मीन पर गिरते ही फूट जाती है और उसकी जान चली जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है केट पर, जो कि अब उस बिल्डिंग में पहुंचकर गीता को फाइनली बचा ही लेती है, लेकिन इस मोमेंट तक काफ़ी टाइम हो चुका था और यहाँ पर अब ज़्यूस भी पहुँच चुका होता है, जिसके पास में उसकी पूरी आर्मी होती है। और यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि उसके पास में सर पर एक लोहे का टोपा होता है, जिसकी मदद से अगर कोई भी उसके सर पर वार करे तो वो मरता ही नहीं है, और अगर गोली उसके सर के आर पार होगी ही नहीं तो वो हमेशा जिंदा रहेगा और बाकी सभी लोगों को मौत के घाट उतारता रहेगा। एक मोमेंट ऐसा आता है जब केट के आसपास और कोई रास्ता नहीं होता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी बिल्डिंग के ऊपरी छोर पर स्कॉट भी मौजूद होता है और वो जैसे ही अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है तो वो उसे बचाने के लिए नीचे पहुंच जाता है और उस ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है।
और काफ़ी लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में ये सारे लोग बचकर सीधा छत पर आ जाते हैं, क्योंकि छत पर उसने मैरियन को रुकने के लिए कहा था। मगर जब ये लोग छत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो मैरियन है ही नहीं, वो हेलीकॉप्टर लेकर भाग चुकी है। मगर थोड़ी ही देर में वहां पर मैरियन फिर से पहुंच जाती है, और जैसे ये लोग सारे के सारे उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर वहां से निकलने ही लगते हैं, तभी वहां से वो ज़्यूस ज़ॉम्बी एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाता है और डायरेक्ट उनके हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर लैंड होता है। और वहां पर अब स्कॉट और साथ ही ज़्यूस की एक बहुत ही भयंकर और तगड़ी ब्रूटल फाइट होती है। उस लड़ाई के चलते स्कॉट का हाथ भी टूट जाता है और वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। मगर उसके पास में आखिरी बंदूक और आखिरी गोली होती है, जो कि वो उसके फेस पर चला देता है, और जैसी गोली उसके सर से टकराती है उस ज़्यूस की खोपड़ी फट जाती है और वो वहीं पर जान से मारा जाता है। मगर वो मरता उससे पहले उसने स्कॉट को काट खा लिया था। अब कैसे तैसे तो एक और ये सभी लोग अपना हेलीकॉप्टर वहां से निकालकर उस पूरे लॉस वेगस से निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब गवर्नमेंट की तरफ से लॉस वेगस के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स गिरा दी जाती है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की तरंगे इतनी दूर तक जाती है कि उनके हेलीकॉप्टर्स पे भी उन मिसाइलों की तरंगों का असर होता है, जिस वजह से उनका हेलीकॉप्टर वहीं पर गिरकर क्रैश हो जाता है। अब वहां पर केट अपने पिता यानी कि स्कॉट से बात करने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने कोई भी डिसीजन गलत नहीं लिया है। और वहाँ पर अब वो वक्त आ चुका था जब स्कॉट भी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी में बदलने वाला था, और वो अपनी ही बेटी को अपने आप को शूट करने के लिए कहता है। वहाँ पर केट काफ़ी इमोशनल होती है, क्योंकि उसे अपने पिता को शूट करना था, मगर वो अगर ऐसा नहीं करते तो उसके पिता भी ज़ॉम्बी बनकर उसे जान से मार देते, और फाइनली न चाहते हुए भी केट को अपने पिता को शूट करना ही पड़ता है। और अब वहाँ से वो अपना सफ़र पैदल ही शुरू कर देती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि लॉस वेगस शहर के ऊपर अब मिसाइल गिरने की वजह से वो पूरा का पूरा शहर खत्म हो चुका होता है। मगर वेंडी रॉय, जो कि उस तिजोरी के अंदर मौजूद था जिसके पास में काफ़ी बड़े बड़े बैग थे, वो अब पैसों के साथ में उस तिजोरी से ज़िंदा बचकर बाहर निकल जाता है। और वह बाहर निकलने के बाद में चलते चलते एक फैसिलिटी में पहुंचता है, जहां से कार करके वो सीधा प्राइवेट चार्टर प्लेन की लोकेशन पर जाता है और कहता है कि यहाँ से मुझे न्यूयॉर्क की ओर जाना है। अंदर बैठे बैठे उसकी काफ़ी खातिरदारी होती है, क्योंकि उसके पास में इतना पैसा था कि उसने एक प्राइवेट जेट प्लेन ही खरीद लिया होता है। मगर उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है तो वहाँ की एरोस्टेस उसे कहती है कि क्यों ना आप थोड़ा सा आराम कर लें। और जब वो बाथरूम में जाकर अपने आप को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी की बाइट से इन्फेक्टेड है, और ये प्लेन अब जा रहा होता है न्यूयॉर्क में। इसका मतलब ये है कि अब अगली ज़ॉम्बीज़ की फ़ाइट न्यूयॉर्क में होगी, जो कि इस मूवी का एक सीक्वल पार्ट होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।